अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर तक आ चुके हैं, जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। जी नाज़रीन, तो आपने इस चैप्टर के टाइटल को पढ़ते ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अमूमन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो जी नाज़रीन, तो आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि रेशो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद 6.1 इसी पे बेस करती है, इसकी बेसिक पे। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको ये डिटेल में कराऊंगा तो 6.1 नहायत ही आसान एक्सरसाइज है, वो आप ख़ुद ही कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड हाउ टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। उसके बाद हम प्रोपोर्शन की टाइप को समझेंगे कि कितने टाइप की प्रोपोर्शन होती है, जो कि एक्सरसाइज 6.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस प्रोपोर्शन की टाइप पे जो है डिपेंड करते हैं। उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये समझेंगे कि रेशो एंड फ्रैक्शन, क्योंकि ये एक तरह से ही लिखे जाते हैं, तो इन दोनों में आप ताल्लुक़ क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, तो हम इस चीज़ को समझेंगे। और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 में फोर्थ प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस मेथड को भी समझेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे मालूम किया जाता है या मीन प्रोपोर्शनल कैसे मालूम किया जाता है। मीन प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, ये हम अपने इस रेशो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक में फंडामेंटल में समझ लेंगे। तो इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला ये एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि नेक्स्ट हम लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक इसका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करें। तो नाजरीन, आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तमाम न्यू व्यूअर से गुजारिश है, अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो नाजरीन, आइए रेशो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम रेशो को समझेंगे कि रेशो किस चीज़ को कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि रेशो जो है इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। इसका मतलब है कि रेशो जो है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कराने का नाम है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि वो सेम क्वांटिटीज़ की होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दो शख्स हैं, और एक पर्सन ए के पास जो है यूँ समझें कि 100 रुपीज़ है और पर्सन बी के पास 200 रुपीज़ है। तो अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो इसके रुपीज़ को, ए के रुपीज़ को बी के साथ कंपेयर कर सकता हूं, या बी के रुपीज़ को ए के साथ कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं लिखूं जो पर्सन ए है इसकी हाइट है 6 फीट, और जो पर्सन बी है इसकी हाइट है 5 फीट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी हाइट इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, या जो पर्सन बी है ख़ुद अपनी हाइट इसके साथ कंपेयर कर सकता है कि मेरी हाइट जो है पर्सन ए के मुकाबले में कम है, या फिर पर्सन ए कह सकता है कि जो मेरी हाइट है पर्सन बी के मुकाबले में 1 फीट ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, जो पर्सन ए है उसका वेट 80 केजी है और पर्सन बी का जो वेट है वो 70 केजी है, ठीक है। तो अब इसके वेट का वेट के साथ कंपेयर करेंगे, इसकी हाइट का हाइट के साथ कंपेयर करेंगे, इसके रुपीज़ का रुपीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये इस चीज़ को रेशो कहा जाता है। और रेशो को लिखने का तरीके का इस तरह होता है, आप लिखते हैं ए रेशो बी, मतलब ए भी कोई भी वैल्यू हो सकती है और बी कोई भी वैल्यू हो सकती है, या आप इसको ए ओवर बी भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम फ्रैक्शन में लिखते होते हैं, ठीक। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं या इसको इसके साथ कंपेयर करूं, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपको जहन में रखना होगा कि यहाँ पे ऑर्डर जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
आपने देखना ये है कि कौन किसके साथ कंपेयर कर रहा है, मतलब पर्सन ए टू पर्सन बी है या पर्सन बी टू पर्सन ए है। इस चीज़ को हम कहते होते हैं ऑर्डर, ठीक है, किस ऑर्डर में। और ये हमें कैसे पता चलेगा, वो स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें अंदाज़ा हो जाएगा। जिस स्टेटमेंट में जिस चीज़ का पहले ज़िक्र किया गया है हम उस वैल्यू को पहले लिखेंगे, और जिस स्टेटमेंट में बाद में किसी चीज़ का ज़िक्र किया गया है उसको हम बाद में लिखेंगे। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर मैं लिखूं द रेशो ऑफ रुपीज़ ऑफ पर्सन ए टू, और ये सारा ऐसे ऑफ रुपीज़ और यहाँ पर्सन बी, तो इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, द रेशो ऑफ रुपीज़ ऑफ पर्सन ए टू द रेशो ऑफ रुपीज़ ऑफ पर्सन बी। अब मैंने बी का जिक्र बाद में किया और ए का जिक्र पहले किया, तो यहाँ पे मैंडेटरी है, लाजमी है कि आपने जो है पहले पर्सन ए की वैल्यू लिखनी है, मतलब वो वैल्यू होगी ए, और उसके बाद फिर किसका जिक्र किया है, बी का, तो फिर आपने बी की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 100 और 200, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 100 रेशो 200। तो जो 6.1 है, एक्सरसाइज जो 6.1 है, उसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें इसी तरह ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उसके कुछ जो लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट की शक्ल में, वहाँ बस आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है और उसको आपने रेशो में इस तरह लिख देना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको यूँ लिख देता, मिसाल के तौर पर द रेशो ऑफ रुपीज़ ऑफ पर्सन, यहाँ मैं बी कर दूँ और यहाँ मैं ए कर दूँ, तो फिर क्या आप इसी तरह लिखेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगी, ये वैल्यू फिर गलत हो जाएगी। क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ज़िक्र है बी का, तो सबसे पहले आप ऊपर बी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद फिर ज़िक्र है ए का, फिर आप ए की वैल्यू लिखेंगे, और फिर इसको आपने लोवेस्ट फॉर्म तक लेके जाना है, लोवेस्ट फॉर्म तक। तो ये दोनों डिवाइड होके आंसर हमारे पास आएगा 2। तो इस लोवेस्ट फॉर्म तक आपने इस फ्रैक्शन को लेके आना होता है, इस रेशो को लेके आना होता है, और ये लोवेस्ट फॉर्म पे भी क्वेश्चन दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में, तो वो इसी बेसिक को कवर करने के बाद आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको रेशो की समझ आ गई होगी कि रेशो किस चीज़ को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको और कंसेप्ट क्लियर करता चलूँ कि आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप मिसाल के तौर पर ये इसकी हाइट है और आप ये कहें कि द रेशो ऑफ पर्सन ए अकॉर्डिंग टू हाइट, और उसको आप कंपेयर कर दें उसके वेट के साथ, ठीक है। यहाँ वेट की बात है और यहाँ हाइट की बात है, तो ये आपस में कंपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। सेम कैटेगरी वाले को आपस में आपने कंपेयर करना है, मार्क्स को मार्क्स के साथ कंपेयर करना है, बिल्डिंग को बिल्डिंग के साथ। इस तरह आप देखें, कहना कितना गलत होगा कि मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि जो पर्सन ए है उसकी जो हाइट है वो पर्सन बी के वेट से कम है। भाई यहाँ वेट की बात है और यहाँ हाइट की बात है, तो सेम कैटेगरी को आपने फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मूव करते हैं अब रेशो को समझने के बाद, अब हम समझते हैं कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। जी नाज़रीन, तो रेशो को समझने के बाद अब हमारी बारी है प्रोपोर्शन को समझने की। जी नाज़रीन, जब दो रेशो आपस में बराबर हो जाएं तो वो जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शन बन जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रेशो है ए रेशो बी, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाए सी रेशो डी, तो इस चीज़ को जो हम है प्रोपोर्शन कहते होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि व्हेन टू रेशो आर सेम, ठीक है, जब दो रेशो सेम हो जाएं तो इट विल बिकम प्रोपोर्शन। जब दो रेशो आपस में बराबर हो जाएं तो हम उस जो दो रेशो का नाम है वो प्रोपोर्शन रख देते होते हैं। इस एक ये रेशो और दूसरी ये रेशो। मिसाल के तौर पर आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझता हूँ, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है 4
रेशो 2 बराबर हो जाएगा अब 16/8। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, अब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म तक ले जाऊँ तो क्या बनेगा मेरे पास 2/1, और इसको लोएस्ट फॉर्म तक ले जाऊँ तो क्या बनेगा 2/1। तो ये देखें दोनों आपस में बराबर हैं। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर भी ये बराबर ही रहेंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम प्रोपोर्शन कहते होते हैं। व्हेन टू रेशो आर बिकम इक्वल इट इज़ आल्सो नोन एज ए प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में जब हम ये वैल्यू लिखते होते हैं तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि जो ये बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं ना, इसको हम कहते होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, और जो दरमियान में जो वैल्यू होती है इसको हम कहते होते हैं मीन वैल्यू। तो एक्सरसाइज 6.1 में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं बेसिक कि आपको कह देगा कि इनमें से एक्सट्रीम कौन सा है, या आपको इस तरह फ्रैक्शन में दे देगा और आपको इसको कहेगा कि रेशो की फॉर्म में लिखो तो आप इसको इस तरह लिख देंगे। अगर आपको रेशो में गिवन हो और कह देगा फ्रैक्शन में लिखो तो आपने उसको इस तरह लिख देना है। तो ये बिल्कुल बेसिक है। ये आपकी बेसिक कवर होने के बाद इंशाल्लाह ताला 6.1 आप इजीली हैंडल कर लेंगे। और वैसे भी मेरे ख़्याल से जो अगर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा तो वो 6.2 या 6.3 में से क्वेश्चन आएगा। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है। तो आई होप कि आपको रेशो की भी समझ आ गई होगी और प्रोपोर्शन की भी समझ आ गई होगी। इस रेशो एंड प्रोपोर्शन में दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इन्वर्स। तो इंशाल्लाह ताला जब हम 6.2 के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो इसका मैं आपको कंसेप्ट वहीं बता दूंगा। अभी आप जस्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को समझें, प्रोपोर्शन किस तरह लिखा जाता है और प्रोपोर्शन की जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी एक्सट्रीम है और कौन सी मीन वैल्यू है। तो जब हम इसके क्वेश्चन पर जाएंगे एक्सरसाइज 6.3 पर, तो वहाँ पे इस जो डायरेक्ट और इन्वर्स की इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन है, तो वहाँ मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूँगा। जी नाज़रीन, तो अब बेसिक को समझने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 6.2 पर मूव करने से पहले एक वो जो आउटलाइन रह गई थी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशो। तो यहाँ जहन में ये रखें कि जब हम फ्रैक्शन की बात करते थे ना, तो वहाँ पे हम कहते होते थे जो ऊपर वाली वैल्यू होती थी उसको हम नोमिनेटर कहते होते थे। ठीक है, और जो नीचे वैल्यू होती थी इसको हम डिनोमिनेटर कहते होते थे। ठीक है, तो जब भी नोमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये फ्रैक्शन की बात हो रही है। और अगर रेशो की बात होगी तो वहाँ आपको इस तरह गिवन होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको कहते होते हैं एंटीसीडेंट, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कहते होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बस यही उनमें एक रिलेशनशिप है, बाकी लिखने का अंदाज़ दोनों में एक जैसा ही है। फ्रैक्शन में जब बात होगी तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहकर बुलाया जाएगा, और जब रेशो में बात होगी तो एंटीसीडेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कहकर बुलाया जाएगा उस नंबर को। ठीक है, तो यही उनमें एक रिलेशनशिप है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, उसने आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, एक मतलब रिलेशन दिए हुए हैं, और वो आपको ये कह रहा है कि अब इनमें से हमें बताएं कि कौन सा मीन है और कौन सा एक्सट्रीम है, और आपको प्रोपोर्शन गिवन है। तो पहला जो प्रोपोर्शन है वो गिवन है 2:5। अच्छा, आप इसको इक्वल टू लिखें या आप इसको डबल डॉट 2 टाइम्स लिखें तो फिर भी एक ही बात होती है। उसके बाद 8:20। तो अब आपको मैंने बताया कि अगर बाहर वाली नंबर की हम बात करेंगे तो इसको कहते होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू,
और अगर मैं दरमियान वाले की बात करूं तो इसको कहते होते हैं मीन वैल्यू। तो आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट इस तरह कह देता होता है कि व्हाट इज़ द मीन वैल्यू, तो आपको वहाँ पे सपोजिशन करनी पड़ती है, या आपको कह देता है एक्सट्रीम में कोई नंबर आपको गायब कर देता है और कहता होता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें। ठीक है, तो इस तरह आपको ये जहन में याद रखना है कि कौन सी मीन है और कौन सी एक्सट्रीम वैल्यू है। उसके बाद आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप बाकी खुद ही कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि डिसाइड वेदर द 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि डिसाइड वेदर द 4 नंबर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। उन्होंने आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं और वो पूछ रहे हैं आपसे क्या ये प्रोपोर्शन हैं या नहीं। ठीक है, तो नंबर क्या है, 18, 24, 30 एंड 40। ठीक है, तो अब इनको पहले हम प्रोपोर्शन की शक्ल में लिख लेते हैं, 18, 24, 30 एंड 40। आप देखें ऑर्डर को फॉलो करना है आपने, जिस तरह आपको नंबर गिवन है इसी तरतीब से आपने लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कि मैंने कहा था कि कोई भी दो रेशो जब आपस में बराबर हो जाएं तो हम उसको कहते होते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। अब वो सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं। तो अगर ये दो रेशो आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि जी हाँ ये प्रोपोर्शन है, अगर नहीं होती तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन नहीं। एक तो तरीक़ेकार यही था जो सिंपल था। दूसरा आप ये भी अपना सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब आप प्रोडक्ट एक्सट्रीम की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें और मीन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें, अगर वो बराबर आ जाती है तो समझ जाएं कि ये प्रोपोर्शनल हैं, अगर बराबर नहीं आती तो समझ जाएं ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप जब इनको 18 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन वैल्यू क्या है 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आएंगी। इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेते, 18 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 4 0 तो 0, यहाँ भी 0 और 4 ये हो जाएगा 2 720 और ये भी आएगा 720। तो 720 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हैं आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो इस तरह आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जो आपको बेहतर लगता है। अगर आपको ये तरीक़ेकार सही लगता है कि दोनों को आप रेशो की शक्ल में लिख लें और दोनों में कॉमन फैक्टर मालूम कर लें कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन फैक्टर मालूम कर लें और इसमें भी कॉमन फैक्टर मालूम कर लें, तो वहीं के वहीं आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये तरीक़ेकार नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दें, तो फिर भी आपका जवाब बिल्कुल सेम ही आएगा। जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ द प्रोपोर्शन। ठीक है, उन्होंने आपको यूँ 3 × 7 इस तरह उन्होंने आपको रिलेशन दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट आप x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करें। तो बहुत ही सिंपल है, वही तरीक़ेकार अपनाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन एक ये तरीका, और दूसरा आप इसको 2/x इज इक्वल टू 3/7 इस तरह लिख के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दरमियान में इक्वल टू है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू 3x। अब 14 डिवाइड होगा 3 पे और ये जो हमारे पास जवाब आएगा हम उसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का। वो क्या कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, वो उन्होंने आपको ना 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
ये 3 नंबर दिए गए हैं उन्होंने। अब आपसे कहा गया है इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करें। तो इसी तरह आप करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ आपको x इन्होंने गिवन दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो खुद से हम लेट कर लेंगे। तो आइए इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं। दोनों रेशो, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू मालूम नहीं तो मैंने यहाँ x कंसीडर कर लिया। तो अब वही तरीक़ेकार, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 2 इंटू एक्स 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये x इधर ही रहेगा क्योंकि मैंने मालूम करना है। ये 18 और 2 पे डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 9 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अगर आपको 3 वैल्यू गिवन है और फोर्थ आपको कही जाए कि मालूम करें, तो वो आपने x कंसीडर कर लेनी है। और वही तरीके का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वहाँ पे आपको कहा गया है कि मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें 15 एंड 60। अच्छा, अब आपको जब 15 एंड 60 दिया गया है तो आपने इसको 15 इंटू 60 और ऐसे एक्स जो है सपोज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कहा हुआ है कि मीन प्रोपोर्शनल, और मीन वैल्यू कहाँ होती है? दरमियान में होती है। तो आप ये समझें कि ये आपको एक्सट्रीम वैल्यू गिवन है और आपने मीन जो है आपस में आप अपनी तरफ से सपोज़ करनी है। तो अब वही तरीक़ेकार, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 900 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो वैल्यू चाहिए एक्स की और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा कि इसकी भी जो है ऐसा कोई नंबर बनाऊँगा ताकि इनकी जो मैं है पावर को एलिमिनेट करूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका 900 बनेगा। अब 30 की पावर हो गई 2 और ऊपर से मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया, तो स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। तो ये 30 हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी। हम यहाँ भी 30 लिखेंगे और यहाँ भी 30 लिखेंगे। फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन ही बन रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी देता है कि अगर आप कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जवाब निकाला है कि क्या वो दुरुस्त है या नहीं, तो उस पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो वहाँ पे वैल्यू लिखें और फिर वही फार्मूला अप्लाई करें। अगर दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ जाती हैं तो समझ जाएं कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो दुरुस्त वैल्यू निकाली है। मतलब ये समझ लें कि ये एक टेस्ट की तरह भी काम करती है कि आया आपका जवाब सही है या गलत। जी नाज़रीन, तो एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 जो है 2 चीज़ों पे बेस करती है। एक चीज़ होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन 2 चीज़ों को पहले समझना होगा और फिर आपके लिए जो एक्सरसाइज है 6.3 वो बहुत ही इजी हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़े, इंक्रीज़ करे। ये मैं इंक्रीज़ का साइन इस तरह डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। और ये दूसरी एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट जाए। मतलब इन वेक्टर की जो है डायरेक्शन है एक जैसी होनी चाहिए। अगर वो इंक्रीज़ में है तो दोनों इंक्रीज़ में हो, अगर डिक्रीज़ में है तो दोनों डिक्रीज़ में हो। तो ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एक पर्सन है, वो एक प्रोडक्ट लेता है 100 रुपीज़ की, ठीक है। अब अगर वो 5 प्रोडक्ट ले ले तो आप मुझे बताएं कि इसको पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ भी प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुए तो यहाँ रुपीज़ भी जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट इनमें रिलेशन आ गया। इसके अगर बरअक्स अगर मैं बात करूँ कि अगर एक पर्सन है वो 10 प्रोडक्ट लेता है
और 1000 रुपये पे करता है, ठीक है, रुपीज़। अब क्या है कि उसने कहा है कि नहीं मुझे 10 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और सामान भी चाहिए था, तो मैं 5 प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 5 प्रोडक्ट उसने वापस करनी है। तो अब मुझे बताएं कि क्या ये रुपीज़ बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इसको पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी, 500 देने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो इनमें आपस में जो ताल्लुक़ है जो वो डायरेक्ट का है, ठीक है। तो 2 किस्म के अमूमन आपके एग्ज़ाम में प्रोपोर्शन से मुतल्लिक़ सवाल आते हैं, या वो एक डायरेक्ट होगा या वो इन्वर्स होगा, ठीक है। डायरेक्ट का अलग तरीका है और इन्वर्स को सॉल्व करने का अलग तरीका है। तो जब भी पहले एग्ज़ामिनेशन में आपको सवाल इससे प्रोपोर्शन से मुतल्लिक़ आ जाए तो सबसे पहले आपने उसको कैटेगराइज़ करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। अगर वो डायरेक्ट में है तो मैं डायरेक्ट का मेथड बताऊंगा, अगर वो इन्वर्स का है तो इन्वर्स का एक शॉर्टकट बताऊंगा और आपका मसला वहीं के वहीं हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बरक्स जो इन्वर्स होती है ना, उसका मतलब होता है कि अगर ए इंक्रीज़ करे तो बी मस्ट बी डिक्रीज़, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। या ए डिक्रीज़ करे तो बी मस्ट बी इंक्रीज़, ठीक है। इन दोनों में आपस में जो ताल्लुक़ हो वो उलट हो तो ऐसे प्रोपोर्शन को कहते होते हैं इन्वर्स। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर एग्जांपल देखी होगी और एक्सरसाइज 6.3 में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि एक काम है वो 10 लोग करते हैं और 5 दिन लेते हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, मैंने इसको रेशो की शक्ल में लिखा है। और ये प्रोपोर्शन 10 ये पर्सन है या वर्कर हैं या लेबर हैं और ये डेज़ हैं, 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मज़दूर कम कर देता हूँ, तो मैं ये पूछता हूँ कि कितने दिन लगेंगे। तो आप मुझे ख़ुद बताएं कि क्या अब जब मैंने मज़दूर कम किए हैं तो क्या दिन भी कम होंगे? नहीं, मैंने मज़दूर जब कम किए तो ऑटोमेटिकली दिन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब ये जो सवाल है किस प्रोपोर्शन में पूछा गया है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में पूछा गया है। तो इसी तरह की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आपने जहन में ये बिठाना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उनको ब्रेक करना है कि सोचना है कि किस रिलेशन का क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट का है। अगर डायरेक्ट का होगा तो इसका सॉल्विंग का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। आपने इसको क्या करना है, जब डायरेक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कर देना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वही तरीका इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये तरीक़ेकार अपनाना है आपने, ठीक है। तो आपका मसला हल। लेकिन अगर इन्वर्स का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज़ करनी होगी। वो जब इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वही समझा दूंगा। लेकिन अगर डायरेक्ट का क्वेश्चन किसी किस्म का भी आ जाए तो आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन अप्लाई करना है। तो आइए नाज़रीन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही से डेवलप हो सके। जी हाँ जी, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स, व्हाट शैल बी हिज स्कोर इफ़ द पेपर वर ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, उनका क्वेश्चन ये है कि अहमद जो है उसने मार्क्स सिक्योर्ड किए हैं 60 आउट ऑफ टोटल मीन वो है 100 आउट ऑफ 60 मार्क्स उसने सिक्योर किए हैं जब पेपर था 100 का। अब उनका क्वेश्चन ये है कि वो कितने मार्क्स सिक्योर करेगा जब के पेपर हो, टोटल मार्क्स कितने हो उसके 75। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें कि ये कौन सी प्रोपोर्शन में फॉल करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉल करता है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में फॉल करता है। तो आप ये देखेंगे उसने 60 मार्क्स ऑब्टेन किए थे जब पेपर था 100 का, ठीक है। तो अब अगर वो पेपर के मार्क्स कर दिए जाते हैं 75 तो मार्क्स क्या हुए हैं, कम किए गए हैं। मार्क्स
टोटल मार्क्स कम कर दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली है कि जो उसने मार्क्स सिक्योर्ड किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो भी कम होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 100 नंबर का पेपर था, अब सर ने कहा नहीं ये 100 नंबर का पेपर नहीं है, ये 75 नंबर का पेपर है, तो क्या फिर भी उसके 60 मार्क्स रहेंगे? नहीं, बल्कि ऑब्टेनिंग मार्क्स में भी कमी आएगी। ये इस तरह का समझें कि उन्होंने ऐसा परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको उन्होंने पूछा हुआ है कि मतलब उसके 100% में से 60% मार्क्स थे, तो अब अगर हम 100% उसका 75 कर दें तो उसके ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने होंगे? तो जब टोटल कम हुए हैं तो ऑब्टेनिंग भी कम होंगे, इनमें रिलेशन एक जैसा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में फॉल कर रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अब एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घट रही है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो आपके पास एक्सट्रीम क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय 75 ये वाली वैल्यू, और मीन है 100 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, और यहाँ सिर्फ x, क्योंकि हमने सिर्फ x फाइंड करना है, तो ये 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, और यहाँ 10 की जगह पे हमें मिलेगा 2। ठीक है, और यहाँ मैं इसको जब डिवाइड करूँगा 5 पे तो ये मेरे पास आएगा 15, और फिर ये 2 इससे कैंसिल आउट होकर 3 बनेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 ये मुझे ऑब्टेनिंग मार्क्स आ गए उसके 45 मार्क्स। 45 मार्क्स उसके होंगे जब पेपर होगा 75 का। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यही वैल्यू आप यहाँ रखें तो और इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर ही आएगा। ये एक टेस्ट की तरह भी काम करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते, मैंने अब यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, तो आप क्या करें कि सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर 100 पे डिवाइड करा दें, फिर भी आपका जवाब जो है बिल्कुल यही आएगा। जी ना, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द वेट ऑफ 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज़ 35 kg, व्हाट इज़ द वेट 2/7 ऑफ द पीस। उनका क्वेश्चन इस तरह है कि एक मेटल है जिसकी जो लेंथ उन्होंने बताई हुई है 5/9। ठीक है, अब इसका उन्होंने वेट बताया हुआ है 35 kg। ठीक है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर यही चीज़ मेटल हम 2/7 लेते हैं तो उसका वेट कितना बनेगा। अब आपने इसको बैठ के सॉल्व नहीं करना कि ये क्या बन रहा है और वो क्या बन रहा है, क्योंकि हमने ये जज करना है कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो बस आपने जज करना है, इसको बैठ के सॉल्व नहीं करना, क्योंकि फिर हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन में ही सॉल्व करना है। तो ये देखें, यहाँ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें कि अगर मेरे पास 5 है और उसके मैं 9 टुकड़े करता हूँ, ठीक है, 9 टुकड़े करता हूँ, अगर मिसाल के 5 के मैं 10 टुकड़े करूँ तो पर पार्ट मुझे 0.5 मिलेगा, लेकिन ये 9 टुकड़े हैं तो इससे कम मिलेगा, आप यूँ समझ लें 0.4 समथिंग मिलेगा। और अगर यहाँ आप आ जाएं, 2 को मैंने 7 पे डिवाइड किया है, मतलब 2 के मैंने 7 टुकड़े करने हैं, और अगर मैं 2 के 4 टुकड़े करता तो फिर भी मेरे पास 0.5 बचा, और अब 7 टुकड़े करने हैं तो ये मतलब 0.29 मतलब 0.3 के करीब बनेगा। बस आपने इतना जज करना है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ लग गई कि पहले जो वो लेंथ ले रहे थे वो बड़ी लेंथ थी तो वेट उसका 35 kg था। ठीक है, अब जो लेंथ है वो कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, लेंथ जो है कम हुई है, तो इसका मतलब आपने ये जज करें कि जो वेट होगा वो भी कम वेट होगा, इससे वेट कम ही होगा। तो बस अब आपने इसको वैसे लिख लेना है 5/9
और उसके साथ उसका वेट कितना है 35, उसके बाद फिर 2/7, उसके बाद उसका वेट हमने मालूम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोपोर्शन की शक्ल में लिख लिया हमने। अच्छा, अब ये आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एक मेटल की लेंथ है और ये उसका वेट है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि लेंथ को लेंथ के साथ और जो मेटल को मेटल के साथ कंपेयर करना है, लेकिन आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो ऐसी सिचुएशन पे भी फुलफ़िल होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि व्हेन टू रेशो बिकम इक्वल, तो ये देखें कि लेंथ ओवर वेट, तो ये भी आपस में बराबर हैं। कैसे? 5/9, ठीक है, ओवर 35, 2/7 ओवर x। तो अब अगर मैं इस लेंथ को इस तरफ शिफ्ट कर दूं और 5/9, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, 2/7, 35/x। अब आप ये देखें कि ये भी मेटल की लेंथ और ये भी मेटल की लेंथ और ये मेटल का वेट और ये मेटल का वेट हमने मालूम करना है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि हम यहाँ लेंथ को उसके वेट के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बल्कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है, और दरमियान में क्योंकि इनके इक्वल टू आता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ एक जैसी कैटेगराइज चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये चीज़ हमने समझ ली। अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका है। अब लेंथ कम हुई है तो उसका वेट भी कम होगा, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। और डायरेक्ट को सॉल्व करने का क्या तरीकाकार था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 5/9 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 2/7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 1 7, 7 5 35। तो आपके पास 5/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10, और x को इधर ही रखेंगे, ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कैंसल आउट होके x हमारे पास 18। इसका मतलब ये है कि जब हम 2/7 उस मेटल की लेंथ लेंगे तो हमारे पास वेट आएगा 18 kg। यही हमारा करेक्ट आंसर है। जी नाज़रीन, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है। उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़ ऑन द मैप इज़ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब जिस तरह आपने मैप देखा होगा कि वहाँ अब पूरी दुनिया को ही उन्होंने ना एक मैप पे बनाया होता है, तो वहाँ पूरी दुनिया को अगर एक्चुअल डिस्टेंस के साथ बनाया जाए तो वो इम्पॉसिबल है। तो वो वहाँ पे क्या मतलब बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर को वहाँ जस्ट 5 सेंटीमीटर के साथ डिनोट किया जाता है। तो अब अगर दो सिटी हैं, दो कंट्री हैं या दो स्टेट हैं, कुछ भी आप समझ लें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है मैप पे, तो एक्चुअल लाइफ में उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आइए इसको रेशो की शक्ल में लिखते हैं, 5/80/5 को। उसके बाद फिर सेकंड है, अब यहाँ देखें एक्चुअल किलोमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मेरे लिए ये लाजिम है कि यहाँ पहले मैं किलोमीटर लिखूँ और उसके बाद फिर सेंटीमीटर लिखूं। अब किलोमीटर तो मैंने फाइंड करना है, तो यहाँ मैं x लिखूँगा और सेंटीमीटर कितने हैं 15 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन में फॉल कर रहा है क्वेश्चन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉल कर रहा है। तो उसका सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब हमारे लिए ये एक्सट्रीम और ये हमारे लिए मीन, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 80 इंटू 5 और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 और 5 3 15। ठीक है, अब 80 को आप 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 240 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर दो जो सिटी आपस में हैं उनके दरमियान अगर मैप पे 15 सेंटीमीटर शो हो रहा है, तो उसका मतलब है कि जो उसका एक्चुअल वेट, एक्चुअल जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 240 किलोमीटर का होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अ डज़न एग कॉस्ट 60 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग। अच्छा, यहाँ देखें डज़न यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब है 12 एग। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एग और यहाँ उसकी लिखेंगे कॉस्ट। इसी तरह फिर आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ एग और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, ये आपने इस तरह इसको लिख लिया। अब देखें डज़न कितने होते हैं 12 एग, उसका उन्होंने प्राइस कितनी है 60। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मैंने x लिख दिया और 32 एग है हमारे पास। तो जब 12 एग थे तो उसकी जो चार्जेस थे 60 रुपीज़ थे, अब 32 है। तो जब 32 है, एग बढ़ गए हैं, तो क्या कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो फिर वही ये रिलेशन आ गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें और प्रोडक्ट ऑफ मीन का। मैं मूव करता हूँ कि तबस्सुम अर्न 42,000 rupees per month and spend 39,800. Find the ratio of her saving to her income. Also find the ratio of her expenditure to her income. अब ये जस्ट उन्होंने ना आपको ऐसे समझें कि ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपने इसकी जो है रेशो को लिखना है। ये इतना बड़ा लंबा कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट ये आपसे ये चीज़ देखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि क्या आप ऑर्डर को फॉलो करते हुए वैल्यू लिखते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब उन्होंने फर्स्ट हमें कौन सी रेशो कही हुए लिखें, सेविंग टू हर इनकम। अच्छा, उसकी सेविंग कितनी है पहले वो निकाल लेंगे हम। सेविंग उसकी कितनी है, आप उसके अर्निंग में से उसके स्पेंड निकाल दें तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। 42,000 में से जब आप 39,800 निकाल देंगे तो ये आपके पास बनेंगे 2,200। ये इसकी सेविंग बन गई। सेविंग टू हर इनकम, पहली रेशो तो हमारी फाइंड हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम भी हमें उसकी पता है और सेविंग मैंने अभी निकाल ली है। तो पहली रेशो मैं लिख सकता हूँ, उन्होंने फाइंड रेशो ऑफ हर सेविंग, पहले मैं ऊपर लिखूँगा सेविंग और फिर नीचे क्या है इनकम। इनकम उसकी कितनी है 4200। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है कि लोएस्ट फॉर्म तक लेके जाना है। तो ये 0000 इससे आप कैंसिल करेंगे, 22 ये 420 एक बचेगा। और मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 पे जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 210। तो आपके पास जो इसकी फ़र्स्ट रेशो आई 11/210। दूसरी उन्होंने आपको रेशो निकालने का कहा हुआ है कि रेशो ऑफ हर एक्सपेंडिचर टू हर इनकम। अब उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, एक्सपेंडिचर उसके हैं ये, और ये आप पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर उसकी इनकम और फिर ये लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह सॉल्व हो जाएगा। जी नाज़रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का कि इफ़ नवीद कैन रीड 45 पेजेस ऑफ अ बुक इन 75 मिनट, 45 मिनट में वो 45 पेजेस पढ़ता है वो 75 मिनट में। फाइंड द टाइम ही टेक्स टू रीड 876 पेजेस। ठीक है, अब ये क्या हमें पढ़ने लिखेंगे कि पेजेस जो वो रीड करता है और दूसरा है टाइम। इसी तरह फिर आपने इधर लिखना है पेजेस और टाइम। अच्छा, वो पेजेस कितने रीड कर लेता है, 45 पेजेस रीड करता है कितने टाइम में, 75 मिनट्स में। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम। अच्छा, टाइम एक्शन हमारे पास अननोन है और उन्होंने कहा है कि 876 पेजेस उसने रीड अगर करने हैं तो उसको कितना टाइम दरकार होगा। तो जब वो 45 पेजेस पढ़ता है तो उस बेचारे को इतना टाइम लगता है। अब उसको इतने नंबर ऑफ़ पेजेस दे दिए हैं तो लाजमी है कि टाइम इंक्रीज़ करेगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट को किस तरह सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 45 इंटू एक्स और 75 मल्टीप्लाई बाई 876। जी नाज़रीन, तो जब हमने x4380 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कोशेंट आया x इज़ इक्वल टू 1460, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब इतना टाइम इसको चाहिए, इतने मिनट इसको चाहिए जब उसने 876 पेजेस को ख़त्म करना होगा।
जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ बुक कवर 130 पेजेस विद 24 लाइन्स ऑन एवरी पेज. If we make the same book of 90 pages with increasing number of lines, how many lines would be there on each page? अच्छा, क्वेश्चन इस तरह है कि एक बुक है जो कि 130 पेजेस पे मुश्तमिल है. ठीक है, अब नंबर ऑफ पेजेस हम लिख रहे हैं, ठीक है, और रेशो इसका है लाइंस के साथ. ठीक हो गया. इसी तरह फिर नंबर ऑफ पेजेस और फिर नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, अब उनका क्वेश्चन इस तरह है कि 130 पेजेस उसमें हैं, जबकि हर जो 24 लाइन एग्जिस्ट करती हैं एवरी पेज पे. अब वो क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम उसी बुक को क्या करें कि 90 पेजेस में समराइज़ करना चाहें तो हमारे पास लाइंस कितनी होनी चाहिए हर पेज पे. आई होप कि आपने पहले क्वेश्चन को समझा होगा. एक बुक है वो 130 पेजेस पे है. जिस तरह माइक्रो कराए जाते हैं, आपने देखा होगा कि पेजेस ज़्यादा डाटा हो तो उसको समराइज़ किया जाता है, छोटे छोटे अल्फाजों में लिखा जाता है ताकि कम से कम पेजेस पे वो बुक आ जाए. तो यही कहानी यहाँ भी है कि 130 पेजेस पे मुश्तमिल एक बुक है और हर जो पेज पे है 24 लाइनें मौजूद हैं. लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो पेजेस की अब कैपेसिटी है वो 90 पेजेस है, तो अब हमें कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस रखनी होगी हर पेज पे ताकि पूरी कंप्लीट बुक आ जाए. तो सबसे पहले आप इसको जज करें कि यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं डिक्रीज़ हुए हैं. नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं डिक्रीज़ हुए हैं. अब नंबर ऑफ़ पेजेस जब डिक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो मस्ट बी इंक्रीज़. आप हर पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तभी बुक आएगी. ठीक है ना. तो यहाँ देखिए, इनमें जो अब रिलेशन है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट पे थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन पे है. इन्वर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का एक तरीका है जो एक ऑफिशियली तरीका है. इसको ऑफिशियली सॉल्व करने का तरीक़ाकार भी होता है कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y. फिर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म कराने के लिए कोई जो है एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं और k फाइंड करते हैं, और इस तरह के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस है. ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हैं और एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ही आसान तरीका है. आप क्या करें कि जो पहले a एंड b है, हम इसको a कंसीडर करते थे, इसको b, इसको c और इसको d कंसीडर करते थे. तो आपने क्या करना है कि जो आपको पहली नॉन वैल्यू है उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और जो थर्ड नॉन है उस पे आपने उसको डिवाइड कर देना है. तो इस तरह आपके पास रिक्वायर्ड जवाब आ जाएगा. अब यहाँ तवज्जो करें कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो जो आपके पास नॉन वैल्यू है, पहली जो रेशो है उसमें जो वैल्यू है उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको डिवाइड करना है थर्ड वैल्यू जो आपको गिवन हो, चाहे ये गिवन हो चाहे ये गिवन हो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को आपने यहाँ डिवाइड कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. आइए इसको सॉल्व करते हैं. अब ये देखें 0 0 से कैंसिल हो सकता है. अब मेरे पास यहाँ 9 है और 9 और 24 है, इनमें कॉमन फैक्टर है और वो है 3. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9. अब यहाँ आपके लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो गई. 13 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ और डिवाइड हो जाएगा 3 पे. तो जब मैं 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 और 8 1 8 और ये 2, ये हो जाएगा 104. ठीक है, 104 हो गया. और अब इसको मैंने डिवाइड करना है 3 पे. ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 104 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे. तो मैं पहले 2 नंबर ले रहा हूँ, तो 3 3 9 बनेगा. ठीक है, 3 3 9 और यहाँ से 1 बचेगा, और फिर मैं 4 को नीचे ले आऊँगा तो 14 बन जाएगा. अब 3 4 12 होगा, तो ये 12, और जब इसको मैं माइनस कराऊंगा तो मेरे पास 2 बचेगा. अब फिर ये देखें कि ये नंबर जो है डिवाइडेंड जो है छोटा हो गया और डिवाइज़र जो है बड़ा हो गया. इस पे बहुत डिटेल लेक्चर हमने मतलब रखे हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया. तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगा. ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद अब फिर मैं क्या करूँगा,
यहाँ 0 लगा सकता हूँ। तो 3 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 18, तो ये फिर अगेन 2 मेरे पास रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह ये जो है ना 6 चलता रहेगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 34.666 इस तरह कोई जवाब आएगा आपके पास। तो आप इसको तकरीबन इस तरह लिख सकते हैं कि 34.7 लिख सकते हैं इसको। तो 34, या इसको आप और समराइज़ करके 35 भी लिख सकते हैं, और साथ में आप अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे तो ये आपका जवाब दुरुस्त कंसीडर किया जाएगा। ये उस सूरत में कि जब आपको दिया जाए सवाल सब्जेक्टिव, लेकिन जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी इसके नियरली आपको ऑप्शन हो तो आपने उस पर टिक कर देना है, तो वो आपका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जी नाज़रीन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 80 वर्कर्स कंप्लीट आ वर्क इन 6 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय 10 वर्कर। ठीक है, अब यहाँ देखें पहला कौन है, वर्कर, और बी क्या है हमारे पास, डेज़। इसी तरह फिर आपने लिखना है वर्कर और डेज़। अब उन्होंने पहली स्टेटमेंट में हमें बताया है कि 80 वर्कर हैं जो कि 6 दिन के अंदर काम कंप्लीट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ 10 वर्कर उस काम के लिए रखें तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ देखें, जब 80 वर्कर थे तो 10 दिन में काम कंप्लीट और 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, अब जब 10 वर्कर होंगे, वर्कर डिक्रीज़ हुए हैं, तो अब आप ख़ुद बताएं कि जब वर्कर डिक्रीज़ होंगे किसी भी काम पे तो टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब है कि ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है कि फ़र्स्ट 2 नॉन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो थर्ड आपको नॉन है उस पर डिवाइड कर दें। तो ये यहाँ आएगा 8 और ये आएगा 6। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। इसका मतलब है 48 डेज़ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क विच वर प्रीवियसली कंप्लीटेड बाय 80 वर्कर्स। ठीक है, जो पहले काम 80 लोग कर रहे थे वो अब 10 लोग काम करेंगे, लेकिन वो 48 दिन दरकार होंगे उनको वही काम कंप्लीट करने में। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। रेशो प्रोपोर्शन के तमाम क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व किए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी इस लेक्चर के मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।